हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर क्रम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपने अपने घर वालों का, सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से सेशन को शुरू कर लेते हैं। कैसे आप लोग कैसा महसूस करें, एक बार कमेंट करके बताइए। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लगा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, आपके लिए ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए ये सवाल कैसे कह रहा है। ये नए क्वेश्चनों के साथ में कुछ आपका सेशन ले रहा हूं, इसमें देखिएगा ये कैसे कैसे कह रहा है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई कितनी, ऊंचाई की लंबाई क्या होगी? बताइए इसे कैसे करेंगे आप। ये कैसे कैसे कह रहा है। ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के बराबर है। अगर मैं वृत्त की बात करूं बच्चा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू में हाइट। ये पाई आर स्क्वायर, तो ये होता है 1/2 बेस गुना में हाइट, सभी जानते हैं। अब इसकी वैल्यू 22/7 रख के, रेडियस आपको पता है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/2, और इसकी बेस की वैल्यू क्या है? बेस की वैल्यू भी 8 है, तो हाइट क्या हो जाएगी आप निकाल सकते हैं। 8 से 8 गया, और 2, इसकी पाई की वैल्यू रखी नहीं है। चलिए पाई की तो बात ही खत्म होगी, फिर मुझे तो लगा था पाई भी दिया होगा, तो फिर तो ये खत्म ही रहा सवाल। कितना आंसर आएगा? हमसे पूछा था एच की वैल्यू, तो 8 दूनी 16, तो 16 पाई सवाल का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे कह रहे हैं 16 पाई होगा, एकदम सही है भाई, 16 पाई सवाल का सही आंसर है। बताइए, दोनों के एरिया बराबर रख दिए, क्वेश्चन सोल्व हो गया। सारा डेटा तो आपको पहले से ही पता दिया, पहले से ही पता ही है आपको, डेटा सभी को आपको पता है। ये सवाल देखिए ये कैसे कह रहा है, इसको आप कैसे करेंगे, इस सवाल को ध्यान से देख के बताओ। देखिए भाई इसको कैसे करना है। कितने सारे बच्चे सवाल का आंसर कर सकते हैं? चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे कर रहे हैं आप। पी, क्यू और आर प्रकार की वस्तु का मूल्य क्रमशः 200 रुपए, 300 रुपए और 400 रुपए है। सुरेश 2000 रुपए में 1, 2, 3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है, तो उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी है? देखिए वो क्या करता है, पी क्यू आर प्रकार की 200 रुपए की, 300 की, 1, 2 के अनुपात में, 1, 2, 3 के अनुपात में खरीदता है। मैं इसको एक तरीके से x में मान सकता हूं, इसे x कर सकते हैं। अगर आपने 200 रुपए की इतनी वस्तु खरीदी तो कितनी हो गई? 200 रुपए और गुना में x, कितनी कॉस्ट हो गई पहले प्रकार की? तो ये पी क्यू आर टाइप की थी, पी क्यू आर। मैं ऐसे ऐसे कह रहा हूं कि आपने पहले वाली वस्तु x खरीदी और उसकी कॉस्ट है 200 रुपए, दूसरे वाली आपने 300 रुपए वाली खरीदी तो 600x हो जाएगा, अगले वाली 400 थी 1200x हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर बराबर में आ जाएगा 2000, तो 1800 और 200 यानी कि 2000, 2000x बराबर 2000, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। आपसे कह रहा है कि क्यू प्रकार की वस्तु, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 गुना में 1 बराबर में 2। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा भाई 2। जितने बच्चे सवाल का आंसर 2 कर रहे थे एकदम सही था, आपके करेक्ट आंसर था।
ये सवाल एकदम सही है, आपके आंसर भी एकदम सही है और 2 ही सवाल का करेक्ट आंसर है। जरा ये देखिए कितनी बार, इस सवाल का आंसर बताइए, ये सवाल कैसे करेंगे आप। ये एक अच्छा सवाल है, इस सवाल को देख के बताओ कि इस सवाल को आप लोग कैसे करेंगे। कितना आ रहा है इस सवाल का आंसर, सभी जल्दी से आंसर करिए कि इस सवाल का आंसर कितना होगा। इस सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं, किसी के पास में इसका गुरु मंत्र हो, किसी के पास में इसका एक तरीका हो, तो जरा मुझे बता दो कि कितना आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। इस सवाल का आंसर कितना होना चाहिए, तो भाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं एक बार, कोशिश करते हैं सवाल को करने की। कैसे कैसे कह रहा है, 5 प्लस में 5 प्लस में 5 कितनी बार आया हुआ है, 200 बार। तो 5 प्लस में 5 प्लस में 5 कितनी बार है, 200 बार। और 8 प्लस में 8 प्लस में 8 कितना आया है, 200 बार। सही है, तो ये 200 बार आया है, 5 5 5 करके कितनी बार आया है, 200 बार। तो मुझे बता सकता है कि कोई बच्चा किसका योग क्या होगा, कि कोई संख्या अगर मान लो 5 5 2 बार आती, कितनी बार आती, 2 बार, तो 5 और 5 क्या हो जाता, 10 हो जाता। 2 बार आती तो 5 की गुना 2 से, 3 बार आता तो 5 की गुना 3 से, ऐसे 200 बार आया तो 5 की गुना 200 से कर दे। कह सकते भाई, बताओ, अरे ऐसा कह सकते हैं, ये 200 बार आया है तो 5 गुना 200 हो गया। प्लस में आप मुझे बताओ ये कितनी बार आया है, 100 बार। तो क्या मैं से कह सकता हूं 8 गुना में 100, ऐसे ही कह सकते हैं, कितना, 8 गुना में 100। तो हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा टोटल योग हो गया, टोटल सम हो गया। और सम कितना हुआ, 1000 प्लस में 800, कितना हो गया, 800। तो आप मुझे बताओ कि टोटल सम कितना हुआ, 1800 हो गया। सम टोटल 1800, तो एवरेज क्या होगा, 1800 तो सभी संख्याओं का योग है। संख्या है कितनी, 200 और 100, टोटल 300 संख्या है। टोटल कितनी संख्या है, 300। तो 6 सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपके सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, 6। जल्दी से बताइए क्या इस सवाल का आंसर 6 आ रहा है, इस सवाल का आंसर 6 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4। जरा ये वाला सिंप्लीफिकेशन का आसान सा सवाल करके बता दो कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिएगा, अगर मैं इस सवाल को करता हूं भाई, तो सबसे पहले तो डिवाइड करना है, तो ये तो आएगा 1 गुना में 9 प्लस में 9 छिके 54 प्लस में 6 माइनस का 54 माइनस के 6 प्लस में 54। तो ये प्लस का 54 है, इधर दिखाई दे रहा है प्लस का 54 और ये माइनस का 54, दोनों को काटेंगे, ये भी कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। चलिए भाई, तो आंसर सभी का आ गया ना, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। 6 से 6 को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 गुना में 9 9 हो गया,
ये माइनस का 54, ये प्लस का 54, खत्म। और ये माइनस का 6, ये प्लस का 6, खत्म। तो क्या मैं कह सकता हूं सवाल का आंसर नो था? बिना पेन चलाए भी आप इसे कर पा रहे थे, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाता? नो। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक बार ये वाला देखियो कि ये वाला सवाल कैसे कह रहा है। इस सवाल को देख के बताओ, इस सवाल को बताइए कैसे कह रहा है। ठीक है भाई, देखिएगा। चलिए, एक निश्चित राशि को P, Q और R के बीच इस तरह से बांटा गया है कि P को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए Q को 75 पैसे मिलते हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि भाई देखिए, अगर P की बात करें और Q की बात करें, तो ध्यान से सुनना बच्चा। P और Q की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखते रहना, P और Q के बारे में कैसे कह रहा है कि भाई अगर P, Q और R के बीच इस तरह से बांटा गया है कि P को मिलने वाले प्रत्येक रुपए, मतलब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। अगर P को 100 रुपए दिया जाए तो Q को क्या मिलेगा? Q को 75 मिलेगा। तो अनुपात बताओ कितना हो गया? 25 से काट दो, 4:3 सही है भाई, बताओ। आगे बढ़ जाते हैं। और Q को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए R को मिलने वाले 50 पैसे हैं। अगर मैं बात करूं Q और R के बारे में, तो Q और R के बारे में कैसे कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर Q को 100 रुपए मिलेंगे, 100 पैसे मिलेंगे मतलब, तो R को मिलेंगे 50 पैसे। तो अनुपात 2:1 हो गया। बताओ बात सही है कि गलत? अब यहां पे एक चीज देखेंगे, ये Q है, ये भी Q है। यहां पे इसकी वैल्यू 3, यहां पे 2, तो 2 की गुना इधर कर दो, 3 की गुना इधर कर दो, तो सब चीजें सही हो जाएगी। तो P Q R का अनुपात क्या आ जाएगा? आप एक बार बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर P Q R का अनुपात 8, 6 और 3 आ जाएगा। 8, 6, 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब ऐसे कह रहे हैं यदि कुल राशि में R का हिस्सा 36 रुपए हो, R को कितना मिला हो भाई? 36, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 36 रुपए। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि P का हिस्सा क्या होना चाहिए, क्योंकि ये इसका कितना गुना है? 12 गुना। तो इसका 12 गुना आप बता सकते थे कितना होगा? 96 रुपीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर है। जितने भी बच्चे कह रहे हैं सर 96 है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या है भाई? ये होगा। तो 8 से वैसे भी आपके 2 ही ऑप्शन कट रहे थे, एक तो डी वाला और एक सी वाला। तो आंसर क्या हुआ इसका? सी। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6। अब ये वाला देखिए कैसे कह रहा है, जरा इसको देख के बताओ इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसको भी देख के बताओ। 2 ट्रेनों की लंबाई का अनुपात आपको 6:5 है और उनकी गति का अनुपात आपको दिया है 3 और 2। एक पोल को पार करने में उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात बताओ क्या होगा। देखिए, अगर मैं पहली वाली ट्रेन की गति की बात करूं तो आप कहेंगे कि सर 3 है, और इसकी लंबाई की बात करें तो ये क्या है? 6 है। तो कोई मुझे बता सकता है कि पहले वाली ट्रेन को समय क्या लगेगा? मैं मान लेता हूं पहली ट्रेन ये है, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट। अगर मैं कहूं इसको, या इसकी लंबाई 6x मान लेता हूं, तो आप इसे 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2x समय लगेगा कि नहीं? 3 से भाग देते हैं तो आपके समय आ गया। ये दूसरे वाली ट्रेन की बात करते हैं तो क्या समय लगेगा? आप कहेंगे सर अगर बात करते हैं दूसरे वाली ट्रेन की, तो आपकी लंबाई कितनी है? 5x और गति कितनी है? 2। तो 5x/2 यानी कि 2.5x कह सकते हैं। तो 2 ट्रेनों की लंबाई का अनुपात हमें पता था, उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात पूछ रहा है कि भैया कितना होगा। एक पोल को पार करने में उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा।
तो वे भाई जब किसी पोल को पार करेंगे, पहली बात तो यही है कि वो अपनी अपनी लंबाई पार करेंगी। बात सही है कि गलत बताओ? अरे जब भी वो पोल को पार करेगी, एक पोल को पार करेगी तो उनको पार करने में क्या लगेगा? अपनी लंबाई का ही तो समय लगेगा, अपनी अपनी लंबाई का। और अपनी अपनी लंबाई के लिए समय कितना आ गया? अगर हम बात करें टी ए रेशियो टी बी की बात करते हैं दूसरी वाली ट्रेन का, तो आप कहेंगे सर 2x समय आया और इसमें आया 2.5x का समय। x से तो x कट जाएगा और इसका पॉइंट हटा के इधर 0 लगा दो, तो 5 से काटो 4:5 सही आ रहा है क्या? एक बार चेक करके बताओ, क्या सभी का आंसर 4:5 आ रहा था? बता दीजिए, क्या सभी का आंसर 4:5 आ रहा था? आपने पहली ट्रेन के लिए समय निकाला, दूसरी के लिए समय निकाला, तो आपको पता है कि दोनों ट्रेनों के लिए समय पूछा था कि भाई जब एक पोल को पार करेंगे तो कितना समय लगेगा। यस, तो भाई कितना आएगा? 4:5 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अब आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे कह रहा है, इसका बहुलक बताना है। कितना आसान सवाल है और आपको पता है यूपीएसआई में इस तरह का सवाल पहले भी आ चुका है, तो क्या पता इस तरह के सवाल आपके यूपीएसआई जैसे एग्जाम में आते हैं तो सभी एग्जाम में आ सकते हैं, है ना? तो ऐसे यूपीएसआई वाले एग्जाम में आते हैं सवाल, रेलवे में भी आते हैं, तो किसी भी एग्जाम में इस तरह का सवाल रेलवे या यूपीएसआई में आ सकता है। तो देखिएगा अगर आप रेलवे या यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो इस सवाल को कैसे करेंगे। मोड का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है। आप बताओ सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है? 26 1 2 3 3 बार आया। 32 की बात करें तो नहीं, 24 की बात करें तो 2 बार आया। तो 26 इस सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को देखिए। चलिएगा ये सवाल देखिए कैसे कैसे कह रहा है। इस सवाल को देखिएगा, एक टैंक को भरने में एक इनलेट पाइप को 8 घंटे का समय लगता है, एक आउटलेट पाइप को इसे खाली करने में 12 घंटे लगते हैं। भाई यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? देखिएगा, पहले वाला आपका 8 घंटे में, दूसरे वाला आपकी बात करें तो वो 12 घंटे में आपका कर रहा है। 8 घंटे का समय लगता है भरने में और दूसरे वाला आउटलेट पाइप है जो खाली करता है, तो इसकी टेंडेंसी अलग रहेगी। ये आप याद करके चलना, नहीं तो आप गलती से ऐड कर लेंगे। तो 8 तिये 24 और 12 दूने 24, ये माइनस है, इसको पहले लगा लेता हूं क्योंकि आप इसमें गलती ना करें। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को कितने घंटे में भर जाना चाहिए? तो 1 आएगा, ऐड करने पर 1 से 24 को भाग देंगे, कितना समय लगेगा? 24 घंटे का समय आपका लगेगा। बात सभी को क्लियर है? अगले वाले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है नेक्स्ट, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे कह रहा है। ये देखिएगा ये वाला सवाल कैसे करेंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल के मैं 2019 वाले सवाल आपको करा रहा हूं, ये वाला देखिए।
देखिए, अजय अपनी नाव को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में चला सकता है। मतलब बोट की चाल क्या हो गई, खाली बोट की चाल। तो बोट की चाल क्या हो गई बच्चा, ये हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्ट्रीम की चाल क्या हो गई, स्ट्रीम की चाल हो गई आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर। आज से कैसे कह रहा है, तो 30 किलोमीटर धारा की ओर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, नीचे की ओर जाना है डाउन स्ट्रीम, और कितना जाना है भाई, तो कितना जाना है आपको, जाना कितना है, 30 किलोमीटर की दूरी जानी है, और 30 किलोमीटर जाना है। दोनों की चाल क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10, तो क्या कह सकते हैं भाई, 3 ही घंटे का समय लगेगा सर। कितने का, 3 घंटे का। तो आंसर क्या हुआ, 3 घंटे। दोनों की चाल ऐड हो जाएगी, तो आपका आंसर होना चाहिए था 3 घंटे। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक करना, शेयर भी कर देना थोड़ा सा, अगर आपको समय मिल जा रहा हो बीच में। क्वेश्चन इतने तो आसान है कि आप समय ले पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे कह रहा है, आप इसे भी बना सकते हैं क्या। कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है, आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। इसमें 60 लड़के तो दिख रहा है, लेकिन लड़कियां कितनी है ये बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगर डेटा अधूरा है। अगर यहां 90 लड़कियां मान के चलूं तो आंसर ये भी हो सकता है भाई। अगर मैं 120 मान के चलूं तो क्वेश्चन का आंसर तो भैया नहीं, 20 मान के नहीं, अगर मैं इसको 360 मान के चलूं तो पहले वाला ऑप्शन भी हो सकता है। मतलब आप समझिए कि क्वेश्चन करना कैसे है, ये गलती तो है क्वेश्चन में। अगर मैं 180 मान के चलूंगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 60 से 180 को काटेंगे 3 हो सकता है। बाकी अगर मान लो 140 होती तो 140 होती तो मैं कहूंगा 20 दिए 60, 20 सत्ते 140। तो आप देखिएगा इसमें थोड़ा सा मिसिंग है पॉइंट। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूं। क्वेश्चन भी आगे बढ़ जाता हूं, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में कुछ गलती है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कैसे कह रहा है, इसको बताइए इस सवाल को कैसे करेंगे। ये वाला सवाल देखिए, अरे बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में डेटा अपने हिसाब से जैसे भी ले लो, आंसर आप निकाल देंगे। ये देखिए कैसे कैसे कह रहा है, इस सवाल का जरा आंसर बताइए, इस सवाल कैसे कह रहा है। यदि दो संख्याओं का HCF 6 है और LCM 120 है तो संख्याओं की एक जोड़ी इस प्रकार भी हो सकती है। आप सीधे ऑप्शन में जा सकते हैं, आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। HCF बराबर 6 है, अगर आपसे LCM कहे तो LCM क्या होगा, 6 टाइम्स AB बराबर कह सकते हैं 120। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, 20। अब सर ये AB क्या है, तो ये दो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, ऐसे नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो ये दो ऐसे पेयर है जिनका HCF 1 है। आप मुझे बताओ कि आप इसे कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 4 और 5 में तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 और 5 का HCF क्या होता है, 1। आप इसे 1 और 20 में भी तोड़ सकते हैं, इस बात को समझ पा रहे। 1 और 20 का HCF भी क्या होगा भाई, 1 और 20 का HCF भी क्या होगा, 1 और 20 का भी HCF 1 ही होगा। तो आप इसमें 6 की गुना कर दो तो नंबर क्या हो जाएगा, 24, और इसमें 6 की गुना कर दो तो नंबर हो जाएगा 30। तो 24 और 30 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, केवल यही इस सवाल का सही आंसर है। आ रही बात समझ में। बाकी में इसका HCF 12 होगा, 6 नहीं होगा। इसका HCF क्या होगा, 4 होगा, ये नहीं होगा। इसका HCF क्या होगा, 2 होगा क्या, क्योंकि अगर बात करें 2 से ही कट रहा है 9 बार और 20 बार, फिर कुछ कॉमन बनेगा नहीं। तो आंसर क्या हुआ, आप ऑप्शन से भी चले गए होंगे, 24 और 30 इस सवाल का करेक्ट आंसर था। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। एक बार देख लेना,
थोड़ा सा कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लगे कि मिस हो रहा है या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, आप उसे देख सकता है। ये देखिएगा ये कैसे कह रहा है, ये मिलता हूं, चलिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के तहत उधार ली गई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यह समान ब्याज दर पर खुद से 4 गुना कब होगी? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के तहत उधार ली गई राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो गई, तो यह समान ब्याज दर से खुद से 4 गुना होने में सीधे ऑप्शन को 10 से काट लो। एक ऑप्शन तो ये है, एक ये दोनों तो पक्का नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं है। अब देखिए कैसे कैसे करना है। ये मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया, और ऐसा होने में इसे कितने वर्ष लगे? 10 वर्ष। कैसा होने में? 1 से 2, 2 के ऊपर 1 लिख सकते हैं, डबल है तो आप इसको भी क्या कर दो? डबल। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 वर्ष सवाल का करेक्ट आंसर। 20 वर्ष इस सवाल का करेक्ट आंसर है, 40 वाला भी नहीं होगा। बात सभी को क्लियर? अगले वाले सवाल पे चलते हैं। तो जितने बच्चे कह रहे थे कि इस सवाल का आंसर 20 है, एकदम सही है भाई, 20 वर्ष इस सवाल का करेक्ट आंसर है आपका। आगे आ जाता है ये वाला सवाल। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना बच्चा। ये सवाल देखिएगा, यदि किसी व्यापारी द्वारा 45 मीटर कपड़ा बेचने पर किया गया लाभ 5 मीटर कपड़ा बेचने के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ऐसे सवालों के लिए मैंने क्या कहा था? अगर बेचने पर बेचने के बराबर लाभ या हानि हो, एसपी का संबंध किसके साथ हो? एसपी के साथ हो। मैंने आपको इसके लिए गरीबों वाला तरीका भी बताया था। अगर एसपी का संबंध एसपी के साथ में हो तो हमेशा याद रखना, लाभ होगा तो क्या करेंगे, हानि होगी तो क्या करेंगे। इस सवाल में पूछ रहा है लाभ, तो लाभ होगा जो भी आपका वैल्यू दी है छोटे वाली, आप उस दोनों के अंतर से भाग दो और गुना में 100 कर दो। अगर आपको चाहिए हानि तो क्या होगा, छोटी वैल्यू को दोनों वैल्यू के सम से भाग दो और गुना में क्या कर दो, 100। अब बताओ सवाल का करेक्ट आंसर क्या हुआ? छोटी वैल्यू 5 है, 5 से 45 और 5 का अंतर करेंगे तो कितना होगा? 5 और 45 का अंतर करेंगे तो ये होगा गुना में 100। आंसर कितना आ जाता है? ये हो जाएगा 8 बार, और 8 से 100 को भाग देंगे 12.5% सवाल का करेक्ट आंसर है। जितने भी बच्चे कर रहे हैं 12.5% भाई बिल्कुल सही है, एकदम आपकी बात सही है, सही है। जब बेचने से बेचने के बराबर लाभ या हानि हो, जब बेचने से बेचने के बराबर क्या हो, लाभ और हानि, तो आप इसे इस तरीके से कार्यक्रम को कर सकते हैं, बेचने से बेचने के बराबर किया गया हो। ये सवाल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर 14। एक बार ये देखिए, फिर अगले वाला सवाल देखते हैं, आपके लिए होमवर्क रख देते हैं या कर लेते हैं। एक परीक्षा में 42 छात्रों के औसत अंक 64 थे। बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंक क्रम से वास्तविक अंक 64, 42, 26 के बजाय क्या ले लिया आपने, ये ले लिए थे। 42 छात्रों के जो औसत अंक है वो कितने हैं, 64 है। आपने गलती क्या की, सही क्या था और रिजल्ट क्या बनेगा, ये हम देखेंगे। आपने गलती ये की भाई कि भैया आपने गलती से ले लिया 72, 58 और भैया आपने ले लिया 44। आपको लेना क्या चाहिए था बच्चा, आपको लेना चाहिए था 64, आपको लेना चाहिए था 42 और आपको लेना चाहिए था 26। आपने सब कुछ गलती किया, और गलती करेंगे अगर सही चीजें लेते तो इधर तो मुझे 8 का नुकसान रहता, अगर सही चीजें लेते तो इधर मुझे कितने का नुकसान रहता, 16 का। 42 तो 16 58 होता है, ठीक है। अगर मैं सही लेता तो इधर मुझे फिर से नुकसान रह जाता, कितने का नुकसान रह जाता, इतने का नुकसान रह जाता।
कितने का नुकसान रहता? अगर मैं इस वाली वैल्यू को लेता तो मेरा नुकसान हो जाता। तो 44 से 26 का अंतर करेंगे तो 44 और 26 मतलब 14 में से 6 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, 18। तो अगर मैं सही डेटा लेकर चलता तो मुझे इतना नुकसान होता, और ये होता है 16, 8, 24 और 8 32 और 10 42। मुझे 42 का नुकसान होता और टोटल कितना है 42। तो मेरा औसत कम हो जाता कितना? 1। अगर मैं सही डेटा लेता तो मेरा औसत कितना कम हो जाता? 1, और औसत क्या रह जाता? 63। सही क्या? एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, कोई गलती तो नहीं है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 42 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वाज 64। लेटर इट वाज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ द 3 स्टूडेंट वर मिसरीड एज। आपने गलती से ऐसे मिसरीड कर दिए, इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल मार्क्स ऑफ 64, 42 एंड 26 रेस्पेक्टिवली। आपने गलती से इस तरीके से मिसरीड कर दिए, आपने ये वाली वैल्यू ले ली। अगर आप सही वाली लेते तो फिर आपका औसत कम हो जाता और 63 रह जाता। बात सही है कि गलत है? अब देखिएगा, आगे चल जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये वाला आप बता सकते हैं, तो ये वाला सवाल आपके लिए रख देता हूं। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आपको आज का सेशन कैसे लगा एक बार कमेंट करके बता देना। सेशन को लाइक शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए, तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कल तक के लिए, और ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।